हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सीटेट की परीक्षा आपकी ठीक हुई है और ठीक ही हुई होगी। जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे लास्ट लेक्चर को जिन्होंने देखा हुआ है उन्हें एग्ज़ाम को मैनेज करने में काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी उस वीडियो से, उस लेक्चर को जिसने भी कम्प्लीटली देखा हुआ था। ठीक है, अब बेटा 14 दिसंबर का पेपर मुझे किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया है, अरेंज नहीं हो पाया है, लेकिन 15 दिसंबर का जो पेपर मुझे मिला हुआ है ये पेपर 2 है आपका। इसे हम लोग करेंगे। इसकी आंसर की एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सीडीपी का सेक्शन है। ठीक है, तो वैसे तो हर टीचर की कोशिश यही होती है कि आपको एक एक्यूरेट आंसर की प्रोवाइड करी जाए, और मेरी भी कोशिश वही है। बट फाइनल आंसर की से एक आधे क्वेश्चंस डिफ़र हो सकते हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको बिल्कुल भी कहीं कोई अंतर देखने को ना मिले। बट कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव कुछ और हो जाता है और एक टीचर का या हमारा एक पर्सपेक्टिव कुछ और हो जाता है, जिसके कारण से एक आधा नंबर इधर उधर हो सकता है। इसके अलावा बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं होगा। चलिए खैर, और ये आंसर की आपको मे बी जनवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। शुरू करते हैं, देखते हैं आंसर की कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन ये है कि इस बार का जो पेपर हुआ है वो उसमें जो लैंग्वेज को काफ़ी कुछ ध्यान में रखा गया है। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ कर दी गई है। बाकी स्टैंडर्ड में कोई खास अंतर नहीं है। पेपर आपका बढ़िया है, मॉडरेट है, मस्त है। जिन्होंने भी मतलब प्रॉपर क्लास करी है पेडागोजी की, उन्हें कोई इशूज़ नहीं होंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन भाषा में थोड़ी सी ट्विस्ट जरूर है। आइए देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ आंसर ही डिस्कस करेंगे। और रही बात एनालिसिस की, तो वो जब नए सिरे से जुलाई के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे तो इस पेपर को हम प्रॉपर डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं, आप अपने आंसर्स को मैच करा सकते हैं। सिर्फ सीडीपी का सेक्शन ही आज हम करेंगे। देखिएगा, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। ठीक है, मतलब देखा जाए कि एटमॉस्फेयर जो है पहले की अपेक्षा अभी रिच होने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन तो नहीं बनना है निरंतरता बनाम अनिरंतरता, आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण भी नहीं बनेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो इंक्रीमेंटल सेक्शन में हो रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका सेकंड सही होगा, स्थिर बनाम वृद्धिशील या एंटाइटी वर्सेस इंक्रीमेंटल। ओके, आइए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कथन कहा जा रहा है कि जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। बहुत ठीक बात लिखी है। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। जी बिल्कुल, बचपन सामाजिक संकल्पना ही है, प्राकृतिक संकल्पना बिल्कुल भी नहीं है। तो ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तित करने वाले कारकों में से नहीं है ना? तो मतलब वो मुझे बताना है जो जीन पियाजे को बिलोंग नहीं करता है, या जीन पियाजे ने जिसके संबंध में कोई बात नहीं करी, वो आपका सांस्कृतिक उपकरण है, क्योंकि इसके संबंध में सिर्फ और सिर्फ कहने वाले या इस टर्म को अपने कॉग्निशन थ्योरी में शामिल करने वाले वाइगोस्की रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। बेटा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्यों? इसका उत्तर ये बन रहा है, इस पर कोई थॉट हमारा आज के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम आंसर ही कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपने सीडीपी में क्या स्कोर किया हुआ है ना? और खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभिकथन देखेंगे। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। हाँ सही है, बिल्कुल माना है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। जी बिल्कुल सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो था वो वाइगोस्की ने कहा है, या यूँ कह सकते हैं कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का ही परिणाम है। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा है, समझ रहे ना? तो आप ऐसे ऑप्शंस को चूज कर लीजिए। ये आपका आंसर बनेगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। बेटा ये वाले जो ऑप्शन टिक हैं, तो इन पर आप
ध्यान मत दीजिएगा। जिस भी बच्चे का मैंने पेपर लिया हुआ है उसने ये आंसर्स करे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक आधा क्वेश्चंस उसके गलत भी हो गए हैं। खैर कोई नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे क्या होंगे। देखिए जीन पियाजे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले असंगति जहाँ जहाँ भी लिखा है इसको ख़त्म करना है। याद होगा कि लास्ट लेक्चर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है उसमें मैंने एक मेथड यूज़ किया था एलिमिनेशन, और जितनी भी पेडागोजी में पीवाईक्यूज हमने करी हैं वो सब की सब एलिमिनेशन मेथड पर ही डिपेंड करती हैं। क्लियर है ना। तो पियाजे ने ये तो किया नहीं, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक हो सकता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये वाला वर्ड पियाजे ने कहीं पर भी यूज नहीं किया। सो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। जहां पियाजे बच्चों को देखते हैं वहीं वागोस्की बच्चों को देखते हैं। यार ये काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है, बट क्या है ना, इसके ऑप्शंस इस बार अलग कर दिए हैं। अब देखिएगा, मैंने अगर याद हो तो कई बार मैंने बोला है कि ये टैग वर्ड है, जहाँ पर भी निष्क्रिय लिखा होगा वो आपका उत्तर नहीं बन सकता। तो निष्क्रिय देखिए आपके इस ऑप्शन में है, और निष्क्रिय आपके लास्ट वाले ऑप्शन में है, थर्ड वाले में भी निष्क्रिय लिखा हुआ है, अब सेकंड ही बचा हुआ है। सो एलिमिनेशन मेथड से आपका ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। देखिए लिखा हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के आधार क्या हैं। तो सिंपल है, व्यक्ति की आयु जैसी कोई बात उन्होंने करी नहीं थी, तो बी और सी जहां पर बैठे हों उसे उत्तर बना लो। बी और सी ये सॉरी एक मिनट, बी और सी लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के आधार क्या हैं। व्यक्ति द्वारा किया गया उत्तर चोरी के पक्ष में विपक्ष में व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। रीजनिंग अंडरलाइंग द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स एज ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की आयु। तो इसमें आपका ए एंड सी आएगा, आपको ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल है बट कोशिश है मेरी कि मेरे हिसाब से मैं तो इसे ही करूँगा। देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या होना है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। लियो वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या हैं। तो मायने ये हैं, देखिए वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या हैं। पर्यावरण के अनुकूलन ढलना सीखना। नहीं, पर्यावरण के अनुकूलन ढलना सीखना मतलब जैसे जैसे पर्यावरण, ऐसा नहीं होगा। संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, जी नहीं, ये आपका सही होगा। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से महारत हासिल करना। ठीक है, जो मास्टरिंग द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल, जो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं वो हम एनवायरनमेंट के साथ उनका प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारी जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है वो हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे और इसको देखेंगे। कह रहे हैं कि लियो वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने की आवश्यकता की भूमिका होगी। तो सिंपल सी बात है कि वाइगोस्की जो थे, जो जेडपीटी के बारे में कहा जा रहा था उसमें आपके MKO आते हैं, मोर नॉलेज अदर्स। इस पर हमने कई बार आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए मे भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सो इसका आंसर बन जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा ध्यान से देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया था, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस को उन्होंने बताया था। देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस की कोई बात है क्या, ये देखिए मल्टीपल काइंड्स कह रहे हैं, क्या कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स। ठीक है, तो आपका फर्स्ट बन जाएगा, और बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी जो आपके 2nd, 3rd और 4th में लिखी हुई हैं अगर आपने गार्डनर को पढ़ा है। और गार्डनर से रिलेटेड मैंने कई सारे क्वेश्चंस कराए। अब देखिए बात ये आ जाती है कि जब मैं PYQs करा रहा था, अगर उसको आपने देखा है तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। PYQs देखे होते तो ये एनालिसिस आपको बड़ी ही आसान लगती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा है, देखिए ये आपका यहाँ से गलत हो जाता है क्योंकि उन्होंने रट्टा मारने पर जोर देने की बात कर दी ना। मानक पाठचर्या को सख्त पालन पर जोर। देखो एलिमिनेशन कैसे यूज हो रहा, मानक पाठचर्या के सख्त वर्ड ही
देखो इसमें कितने नेगेटिव वर्ड्स मिल गए, मानक पाठचर्या, सख्त पालन, तो सख्ती से यहाँ पे कुछ यूज नहीं होता। शिक्षण का एक तरीका नहीं भैया, यहाँ पर मल्टीपल वेज से टीचिंग करी जाती है। सो आप देख रहे हैं कि आपका फर्स्ट एलिमिनेट हुआ, थर्ड एलिमिनेट हुआ, फोर्थ एलिमिनेट हुआ, उत्तर किसको बनाएंगे, सेकंड को। कुछ नहीं करना है, पेपर बहुत टफ नहीं था, बस ये है कि हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो। थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर के मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ी सी बेहतर करिए, और करना भी चाहिए। बार बार सीटेट हो रहा है, थोड़ा सा अपडेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं। भाई ये कौन सी बात है, कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। हाँ, अगर चुप रहेंगी तो गैर भागीदारी जरूर हो जाएगी। आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं होती। तो देखिए ये बात पहली चीज़ तो गलत लिखी है, व्याख्या करने की तो बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूर ठीक है कि माध्यमिक स्तर पे लड़कियां अगर शांत रहेंगी तो बहुत सारी जो प्रोग्राम्स होंगे या डिबेट्स होगी तो हो सकता है वो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, उसमें कोई बात नहीं है ना। तो ए सही होगा और क्या होगा गलत, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है, सिंपल है यार, गतिशील होगी। अब देखो ये सारे तो हटा ही दो, क्योंकि मूल्यांकन हमेशा कैसा होगा, डायनामिक होगा। अब बात आ जाती है कि फर्स्ट एंड थर्ड में कौन सा सही बनाया जाए। तो देखिए थर्ड में आपका मानकीकृत शब्द यूज कर लिया गया ना, स्टैंडर्डाइज्ड। और स्टैंडर्डाइज्ड जो होता है पेडागोजी में नेगेटिव टैग वर्ड्स है, ठीक है। सो आपका उत्तर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। ओके 40 नंबर को ध्यान से देखेंगे। एक बार फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आपके अभिकथन और कारण वाले। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भाई बिल्कुल सही बात है। अब निकष संदर्भित परीक्षण से प्राप्त अंकों की तुलना पर एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। देखो ये मुझे रीजन नहीं समझ आ रहा क्या लिखा हुआ, तो मैं इंग्लिश में जाके इसको देखूंगा। ए सही हो गया, एक बात तो समझ में आ गई, ये वाला आपका सही है, बट रीजन समझ नहीं आ रहा, तो रीजन मैं इंग्लिश में जाके पढ़ूंगा, ठीक है। कह रही कि इन क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्टिंग, अच्छा बिल्कुल सही है। स्कोर्स आर कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हाँ ये वाला भी सही है। जब क्राइटेरिया टेस्टिंग होता है तो आपका जो स्कोर्स है वो कंपेयर होता है आपकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से, मतलब जो एक कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड जो रखा जाता है, तय किया जाता है, उसमें उससे आपके स्कोर को कंपेयर किया जाता है ना। बट क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में ऐसा होता है, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग में या इवैल्यूएशन में या असेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो इससे एक बात पता चल चुकी है कि आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता। समझ आ रही बात ना, एक्सप्लेनेशन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों को विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ाता है। विश्लेषणात्मक चिंतन को एनालिटिकल स्किल्स कहा जाता है। प्रमोट एनालिटिकल स्किल्स, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा दो जिसमें बच्चे चिंतन कर सके। एक स्तनपायी की परिभाषा क्या होगी, देखो परिभाषा हमेशा निश्चित शब्दों में ही होगी। स्तनधारियों के प्रमुख लक्षण, देखिए किसी चीज़ के की पॉइंट्स बनाएंगे तो आप वो भी एक तरीके से फिक्स हो गया। पाठ्यपुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण दे दो, अरे नहीं ये पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं ना, तो इस चिंतन की कोनो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया। क्लियर है। अब आएंगे 16 नंबर। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके साथ मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आंसर की बता रहा हूँ। जब आप जुलाई के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे तो मैं आपको जब PYQs कराऊंगा तो वहाँ पर वापस इसको मैं डिस्कस करूँगा, है ना। और इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलो पहले तो आंसर की हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे क्या पढ़ाई करना है फिर आगे से। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देशन का पालन नहीं करती। भाई देखो ये गलत लिखा हुआ है, समावेशी कक्षा विभेदित निर्देशन का पालन करती है, ठीक है। और जो रीज़न लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के
लक्ष्यों, अब देखो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों, मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसर देती है। समान अवसर तो देती है, लेकिन एक जैसे सीखने के लक्ष्यों को, ये बात उनको ठीक बिल्कुल नहीं लिखी हुई। सो इसमें ए और आर मेरे हिसाब से दोनों ही गलत होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना होता है, तो इसमें आपका आ जाएगा समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप, ठीक है। बाकी आंसर नहीं बनेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल होता है। अच्छा, तो इसमें क्या शामिल होगा, देखिएगा इसमें आपका दृष्टिबाधित है ना, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग, दृष्टिबाधित है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं होगा। वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण होगा, ब्रेल एम्बासर भी होगा, और भाषण से पाठ, है ना, वाक पहचान सॉफ्टवेयर भी, ये सारी आपके कंप्यूटराइज से टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, जो लोग जिन्हें कम अथवा पूर्ण नहीं दिखाई देता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग तब किया जाता है जब लोग बहरे होंगे, ठीक है। आइए 19 नंबर में देखेंगे। स्वलीनता वाले, मतलब फिर वही बात आ गई, ऑटिज्म के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन, एक क्या मतलब कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं। स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि ओके, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनेगा। ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का क्या करना चाहिए, इनके लिए प्रयोग करना चाहिए, है ना, क्योंकि उन्हें एक प्रकार का ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है इस वजह से, ठीक है। चलिए 20 नंबर में आएंगे। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। भाई देखो, महत्वपूर्ण क्या है, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखा जाए, उनकी दिलचस्पी बना के रखी जाए, है ना, तभी तो वो करेंगे। अब जैसे कह रहे हैं कि उन्हें विस्तृत तो स्पष्ट निर्देशन दिया जाए। देखिए काम को ओवरलोडेड मत कीजिए ना, सेकंड बच्चों के अनुकूल नहीं होगा। सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करते हैं, मतलब फिर से आप एक बार डिस्क्रिमिनेट करने का काम करेंगे। सो आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं बनेंगे, है ना। चलिए 21 देखिएगा। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए, मतलब जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे फेल हो रहे हैं, तो वो बच्चे फेल ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक है। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका होती है। देखिए पूर्व ज्ञान जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। संबंध बनाने, नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान की क्या है, आवश्यकता है। सो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 देखेंगे। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकता है ना। तो एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकता है। तो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। स्वनियमन का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन, जिसको कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर बच्चे खुद से अपने ऊपर नियंत्रण रख सकने में सक्षम होते हो। बेटा मैंने पहले से ही पेपर को एनालिसिस कर लिया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा, सीधे सीधे आंसर्स मैच करा रहा हूँ। रही बात ये कि ये गलत क्यों हो रहा है, फाइनल आंसर की आने के बाद ही ये सब चीज़ें पता चलती हैं, और इसके बाद जब हम लोग PYQs करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि आपका ये उत्तर गलत कैसे हो गया, है ना। फिलहाल आंसर की ही बता रहे हैं। अभी कथन की बात करें, अब अपना मैच करा लीजिएगा, देखिएगा कितना क्या स्कोर आपका हो रहा है। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। भाई बिल्कुल सही बात है। समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। देखिए क्या है, दोनों सही भी हैं, और मेरे हिसाब से ये व्याख्या भी कर रहा है। क्यों व्याख्या कर रहा है कि समुदाय का मतलब है समाज की बात नहीं कर रहा। समुदाय एक लघु समाज के रूप में रिप्रेजेंट होता है, कह सकते हो, है ना। ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। देखिए कम्युनिटीज़ जो होती हैं शुड बी डायरेक्ट हाउ एंड व्हाट द चिल्ड्रन शुड लर्न, है ना। तो बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं भूमिका जो होती है वो समुदायों को भी होती है, ठीक है। इसलिए ऊपर वो जो बताया जा रहा है वो नीचे उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो मतलब व्याख्या भी ठीक हो रही है। 25 में आएंगे। शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को विश्वास, दृढ़ता, जीनी, मौखिकीकरण,
वर्बलाइजेशन को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षार्थियों के बीच सादृश्यता के चिंतन को बढ़ाना चाहिए। सादृश्यता चिंतन बढ़ाने का मतलब ये हो जाता है एनालॉजिकल, मतलब एक जैसे चिंतन को बढ़ावा देने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 26 को देखिएगा। अन्वेषण अधिगम में छात्र क्या करेंगे, मतलब खोज विधि में, खोज लर्निंग में छात्र क्या करेंगे, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जानकारी हमेशा स्वयं के लिए, जैसे कि जिस पर्सपेक्टिव से मैं इसको सोच के उत्तर बना रहा हूँ, अगर एग्जामिनर ने भी सेम सोचा है तो उत्तर बन जाएगा, अदरवाइज कुछ और भी हो सकता है। इसमें पेडागोजी में 100% फिक्स तो कुछ भी नहीं होता है। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सोशल कल्चरल इफेक्टेड होते हैं, और कई बार एग्जामिनर की थिंकिंग पे भी डिपेंड करते हैं कि वो किस पर्सपेक्ट में उन चीज़ों को देख रहा है। खैर कोई नहीं, फिर भी उत्तर यहाँ पे मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। 27 में देखेंगे, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्य को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है, अधिसंज्ञान, इसको मेटा कॉग्निशन कहा जाता है और मैं कई बार इसको पढ़ा भी चुका हूँ, है ना। 28 में आएंगे, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। देखिए, कॉग्निशन और इमोशंस दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन दोनों ही पहलू इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा कि भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव के मात्रा और दिशा, ओहो ये आपका भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल, हाँ सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखेंगे, 29 नंबर को देखेंगे। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। मतलब जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सीखने का आनंद पैदा कर दीजिएगा। अगर बच्चों में सीखने का आनंद पैदा हो जाता है तो सिंपल सी बात है, उनके अंदर की जो आंतरिक मोटिवेशन होगी, आंतरिक प्रेरणा होगी, वो अपने आप इनकरेज होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, 30 नंबर को देख रहे हैं। 30 नंबर में बेटा ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अपीड़ा के बीच का सही संबंध का वर्णन करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, आंतरिक और बाह्य अपीड़ाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से कैसी होती हैं, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ठीक है, सो 30 क्वेश्चन हमारे CDP डिस्कस हो चुके हैं। अभी आप मैच करा लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या स्कोर हो रहा है। अगर आपका टोटल स्कोर, जहां बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने मैच कराए होंगे, तो अगर 82 या 90 कुछ इस तरीके से आप स्कोर हो रहा है तो अभी चिंता मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आते आते कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके इधर उधर हो सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, और आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बट अगर आपका एग्ज़ाम बहुत बेकार हो गया है, ख़राब हो गया है, तो जुलाई के सेशन के लिए आप प्रॉपर तैयारी शुरू कर दें अभी से, क्योंकि आप अगर सक्सेस नहीं हुए हैं तो सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कोई ना कोई कमी रह गई थी। अब आज उस चीज़ की तैयारी नहीं हो सकती, लेकिन अगले एग्ज़ाम की तैयारी को आज से ज़रूर किया जा सकता है। दूसरी बात है, अगर आपका स्कोर ठीक ठाक हो रहा है तो आप अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और जैसे आपका TRE 4 आने वाला है, KVS आने वाला है, इन चीज़ों की बेटा जब आज से ही तैयारी शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे करके बहुत सारा मटेरियल आपका तैयार हो सकता है, प्रिपरेशन आपकी ठीक ठीक हो सकती है। ठीक है, सो मिलते हैं। अभी इसमें हम हिंदी के आंसर की और कल प्रेजेंट करेंगे, और उसको देख लीजिएगा, अपना मैच करा लीजिए, फिर करते हैं प्लान क्या हम लोग डिस्कस शुरू करें। लेकिन एक चीज़ की बात और भी है कि एक नया चैप्टर, नया टॉपिक भी नए सब्जेक्ट के साथ हम मिलने वाले हैं आपके साथ, तो पेशेंस रखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ें लाने वाला हूँ।
आज के लिए फ़िलहाल थैंक यू सो मच।